नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में देखा था हमने कॉमन आइसोलेट के बारे में लेकर क्लास की थी। कौन कौन से कॉमन आइसोलेट हैं, कॉमन आइसोलेट के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार बताए थे, एंटीरियर कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियर कॉमन आइसोलेट। ठीक है। इसके अलावा बात की थी विभिन्न प्रकार की कॉमन आइसोलेट की। जैसे एंटीरियर कॉमन आइसोलेट के अंदर लिए, जैसे ए है बिब्लियोग्राफी का होता है, के एनसाइक्लोपीडिया का होता है, डी किसका होता है, टेबल का होता है। ठीक है। इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस जो प्रोसीडिंग्स होती है उनका होता है, फॉर्मूला का होता है, एफ एटलस का होता है। इस प्रकार से हमने करके कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन आइसोलेट्स हैं वो देखे थे। आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे हम टाइम आइसोलेट के बारे में। जो कॉमन आइसोलेट के बारे में बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे किसके बारे में, टाइम आइसोलेट के बारे में। ठीक है, टाइम आइसोलेट। देखो, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं, रंगनाथन जी ने जो PMEST जो 5 मूलभूत श्रेणियां बताई थी, उनका जो व्यवस्थापन किया था वो किया था मूर्तता ह्रास के क्रम में। किस क्रम में, मूर्तता ह्रास के क्रम में। मतलब जो सर्वाधिक मूर्त श्रेणी है उसको सबसे पहले रखा गया था और जो न्यूनतम मूर्त है उसको सबसे बाद में रखा गया था। इस कारण देखो PMEST सबसे लास्ट में आता है। इस कारण यह जो टी पक्ष है यानी टाइम आइसोलेट है वो कैसा है, न्यूनतम मूर्त है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम मूर्त। ठीक है, न्यूनतम मूर्त बोलते हैं। अब देखो, बात करें न्यूनतम मूर्त, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, उल्टा पूछता है। एग्जाम देखो, इस न्यूनतम मूर्त को क्या बोल सकते हैं हम, सर्वाधिक अमूर्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, सर्वाधिक अमूर्त बोल सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक। अब एग्जाम में अगला एग्जामिनर पूछता है तो अधिकांशतः इसी क्वेश्चन को लेकर के पूछता है कि PMEST में से सर्वाधिक अमूर्त कौन सी है। तो वहां पर क्या है कि इस ए को तो पढ़ते नहीं हम, सर्वाधिक मूर्त देखते पी पर्सनैलिटी को क्या कर देते हैं, हम टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ना। देखो, टाइम आइसोलेट वो न्यूनतम मूर्त है और सर्वाधिक अमूर्त है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके 2 स्तरों की। देखो, इसको जो टाइम आइसोलेट को कितने स्तरों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया 2 स्तरों में। देखो, ठीक है, T1 और T2। ठीक है, टाइम आइसोलेट कितने स्तर है, 2 स्तर है। T1 के अंतर्गत कौन सा आता है, T1 के अंतर्गत आता है, देखो, एक तो ईसा पूर्व का काल, ईसा पूर्व और ईसा के बाद का काल। ठीक है, ईसा के बाद का। ठीक है, ईसा मसीह के जो जन्म है उससे लेकर के जो टाइम आइसोलेट T1 है उसको 2 भाग में बांटा गया, ईसा पूर्व का काल और ईसा के बाद का काल। फिर इसमें आता है T2 के अंदर आता है लक्षित काल। कौन सा काल आता है, लक्षित काल आता है। अब लक्षित काल की बात करें तो लक्षित काल कौन सा होता है, जिस प्रकार से भी ऋतुएं होती है ना, ये जैसे ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, या जैसे दिन रात, गोधूली वेला वगैरह, जो ऐसा जो टाइम पीरियड होता है वो किसके अंतर्गत आता है, लक्षित समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखो, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पुटअप क्या होता है कि काल पक्ष के कितने स्तर हैं, तो T1 और T2। ठीक है, ये काल पक्ष के आवर्तन नहीं होते, काल पक्ष और जो स्थान पक्ष है उसके आवर्तन नहीं होते, केवल इनके स्तर होते हैं। ठीक है, तो T के स्तर कितने हैं, T1 और T2। अब जैसे मान लो कि T1 जो टाइम आइसोलेट है उसका प्रयोग, मतलब कि उसके प्रयोग से पहले कौन सा योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। देखो, ठीक है, सिंगल जो इन्वर्टेड कोमा इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यदि दोनों कॉमन आइसोलेट का प्रयोग साथ किया जाए, यदि दोनों कॉमन आइसोलेट नहीं, दोनों का टाइम आइसोलेट का प्रयोग साथ किया जाए, तो इसके लिए दोनों के मध्य में भी किसका प्रयोग होगा, इस सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर ऑफ, इसे ले लो 1947 की ले लो। ठीक है, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर ऑफ 1947। देखो, ये तो होगा, देखो 1947 वगैरह ईसा काल और ईसा के पूर्व का काल, ईसा बाद के काल, ये किस में आएगा, तो ये 1947 ईसा के बाद का काल है, AD के अंदर है, तो ये T1 के अंतर्गत आएगा। विंटर
त्रिशवृत्त वगैरह ये मैंने बताया कि इसमें है कि T2 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये जो रेनफॉल है, रेनफॉल कहाँ से मिलेगा आपको? ज्योग्राफी के अंदर यू मेन क्लास के अंदर जाओगे आप, किसके अंदर जाओगे? यू मेन क्लास के अंदर पी पक्ष में 2855 करके इसका क्या है? नंबर है, ठीक है। ये सभी नंबर मैंने कॉलम क्लासिफिकेशन की 6th एडिशन से लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, इनको याद नहीं करना आपको, केवल आप देखते जाओ। देखो रेनफॉल है उसको अगर कॉलम क्लासिफिकेशन के यू मेन क्लास जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जाओगे तो यू 2855 मिलेगा। विंटर का है वो T2 के अंतर्गत आता है। और ये अब देखो T2 विंटर का होता है वो क्या होता है? N7 होता है, ठीक है। N7 है, सॉरी N7 है। और इसका होता है, इसका देखो नंबर बनाने का भी आगे की क्लास में आपको नंबर जो है ये T1 वाला वो बताऊंगा, तो एक बार देख लो आप। 1947 का नंबर बनता है N47, ठीक है। इस प्रकार से अगर इन तीनों का अगर नंबर बनाते, क्या बनाएंगे? क्लास नंबर बनाए, तो कैसे बनाएंगे? U 2855 देखो, ठीक है, मेन क्लास ये है। इसके बाद में देखो पहले T1 रखेंगे, बाद में T2 रखेंगे। तो T1 कितना है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा N47, सिंगल इन्वर्टेड कोमा N47। और उसके बाद क्या होगा? फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो T2 लिखेंगे, T2 कितना है? N7, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, U 2855 N47 और N7, ठीक है। इस प्रकार से दोनों के बीच में 2 बार क्या हुआ? सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है। अब बात करते हैं हम T1 की, कुछ टाइम आइसोलेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बात करें टाइम आइसोलेट के T1 की। T1 जो फर्स्ट इस तरह आता है, T1 कौन सा आता है? T1 वाला है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो A फर्स्ट आता है, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। A1 के अंतर्गत आता है ईओजोइक, क्या आता है? ईओजोइक आता है, ठीक है। A2 के अंतर्गत क्या आता है? पेलियोजोइक, ठीक है। A3 के अंतर्गत क्या आता है? मीसोजोइक आता है, क्या आता है? मीसोजोइक आता है। A4 के अंतर्गत क्या आता है? केनियोजोइक, केनियोजोइक आता है, केनियोजोइक आता है, ठीक है। और A5 के अंतर्गत आता है क्वाटरनरी, ठीक है, ठीक है। क्वाटरनरी कितने में आता है? A5 के अंतर्गत आता है। A1 के अंतर्गत आता है यूजोइक, A2 के अंतर्गत आता है पेलियोजोइक, और A3 के अंतर्गत आता है मीसोजोइक, और A4 के अंतर्गत कौन सा आता है? केनियोजोइक, और A5 के अंदर क्वाटरनरी। फिर बात करें A की, A के अंतर्गत आता है 9999 BC, मतलब कि 9999 से ईसा पूर्व का जो भी आता है वो किसके अंतर्गत आता है? A के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं B की, तो B के अंतर्गत आता है 9999 से 1000 BC तक, ठीक है। फिर C के अंतर्गत आता है 999 से लेकर के 1 BC, ठीक है। इसी प्रकार D के अंतर्गत क्या आता है? D के अंतर्गत आता है 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 999 AD तक। देखो ये BC है, BC का मतलब है ईसा पूर्व का काल, AD का मतलब है ईसवी सन या ईसा के बाद का काल, ठीक है। फिर E की बात करें तो E के अंतर्गत 1000 से लेकर के 1099 तक आता है। फिर E के बाद में बात करें F की, तो F के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है F के अंतर्गत? 1099 के बाद आएगा 1100 से लेकर के 1199, ठीक है। GHI, ठीक है। देखो G के अंतर्गत आता है 1200 से लेकर के 1299, इसके अंतर्गत आता है 1300 से लेकर के 1399, इसके अंतर्गत आता है 1400 से लेकर के 1499, इसमें आता है 1500 से लेकर के 1599, ठीक है। इस प्रकार आते हैं। इसके बाद बात करते हैं J के बारे में, KLMN वो नहीं आता, फिर PQRSTUVWX YA YB YC तक चलता है, ठीक है, याद रखना आपको। देखो
के अंतर्गत आता है 1600 से लेकर के 1699, इसके अंतर्गत आता है 1700 से 1799, एम के अंतर्गत आता है 1800 से 1899, 1900 से लेकर के 1999, 2000 से लेकर के 2099, 2100 से लेकर के 2199, अंतर्गत आता है 2200 से लेकर के 2299 तक आते हैं, 2300 से लेकर के 2399 आता है, 2400 से लेकर के 2499 आता है, इसमें आता है 2500 से लेकर के कैपिटल में आएगा इसमें ना 2599 आता है, इस यहाँ पे 2600 से लेकर के 2699 चलता है, 2700 से लेकर के 2799 आता है, फिर यहाँ आता है 2800 से लेकर के 2899, ठीक है। वाई के अंतर्गत आता है 1900 से लेकर के 1999, 3000 से लेकर के 3099, 3100 से लेकर के 3199, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो टाइम आइसोलेट है उसकी ऐसे करके कुछ क्या होती है, एक सारणी दी हुई होती है हमें। इस सारणी के माध्यम से हम टी पक्ष का जो है कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर वर्गांक बनाने के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत देखो T1 के अंतर्गत दो प्रकार के समय आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है, वर्गांक बनाते समय इसका यूज कैसे किया जाता है, और एग्जाम में इस जो टाइम आइसोलेट उससे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो जो ये टाइम आइसोलेट की जो ये सूची है वो कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दी हुई होती है। ये मैंने मन से कुछ नहीं बनाया है, कॉलन क्लासिफिकेशन में ऐसे कैसे टेबल दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूज की। देखो सबसे पहले यूज देखते हैं ईसा पूर्व का काल। कौन सा काल देखते हैं, ईसा पूर्व का काल। देखो ईसा पूर्व का जो काल होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, बीसी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बीसी से। अब देखो क्या है कि अगर किसी भी ग्रंथालय में ग्रंथों को जब व्यवस्थित किया जाता है तो हमेशा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस प्रकार से, बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसलिए ईसा पूर्व का जो काल है जबकि वो होता है घटते क्रम में, मतलब पीछे के क्रम, ये उल्टा चलता है, जबकि ग्रंथालय में हमेशा सीधा और व्यवस्थित होता है। तो इस समस्या के जो निवारण के लिए देखो ये दोनों हैं, ये तीनों हैं, वो किस में आते हैं, ईसा पूर्व के काल के हैं, बीसी के अंतर्गत। तो इनके निवारण के लिए, इस समस्या के निदान के लिए और ईसा पूर्व के काल एकलों के प्रयोग के लिए रंगनाथन ने एक विधि है मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या दी है, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट विधि का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो ईसा पूर्व के काल के मतलब कि क्लास नंबर बनाने के लिए जो है ईसा पूर्व के काल के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये विधि किसने दी थी, वो किसने दी थी, रंगनाथन जी ने दी थी, ठीक है। मेथड ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट विधि है वो रंगनाथन जी ने। अब देखते हैं कि ये मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट विधि क्या है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1500 बीसी है, कितना है 1500 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन होते हैं। तो 1500 बीसी, देखो 1500 बीसी किसके अंतर्गत आएगा, 9999 से 1000 बीसी के मध्य, ठीक है, 1500 इसी के मध्य आएगा, तो ये बी के अंतर्गत आएगा। तो देखो इस 1500 को दर्शाने के लिए रंगनाथन जी की जो कॉम्प्लीमेंट विधि है उसका मतलब ये होता है कि जो इसका बड़ा वाला जो नंबर है, ये बड़ा वाला, उसके अंदर से इसको घटाते हैं, ठीक है। देखो ये पहले ये देखते हैं कि किसके मध्य आएगा। तो देखो ये इस बी पक्ष बी के मध्य आएगा 9999 से 1000 के बीच में। तो इसलिए जो ये इसके जिस मतलब वर्ग के मध्य आ रहा है उसका जो बड़ा वाला नंबर है उसके अंदर से घटाते हैं। तो इसका जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा, 9999। इसके अंदर से कितना घटाओगे, 1500 घटाओगे, ठीक है। माइनस करो 9 में से 5 गए तो 4 और गए तो 8, ठीक है। नंबर क्या बना, 844 ठीक है। इसको दर्शाते कैसे, इसको दर्शाते, देखो ये किसके अंतर्गत है, बी के अंतर्गत है। इसको दर्शाएंगे B8499, ठीक है, इस प्रकार।
अब एग्जाम में आपको सीधा सीधे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, वो पूछता है कि 1500 BC को किस प्रकार से दर्शाएंगे। 1500 BC को किस प्रकार से, मतलब सीसी में 1500 BC को किस प्रकार से दर्शाएंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको। जैसे अधिकांश तो देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये बी के अंतर्गत आता है तो इसको कर देते हैं बी 1500। पहला ऑप्शन तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा B8499, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसी के अंतर्गत मिल जाएगा C1500, ठीक है। इसी के अंतर्गत ऑप्शन मिलेगा C8499, ठीक है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तो इसका सही नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा B8499, ठीक है। तो आपको दोस्तों अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि पहले ये देखना होगा कि जो ये ईसा पूर्व का नंबर दिया गया है वो कौन से मतलब कि अंक के अंतर्गत आ रहा है। तो ये देखो 1500 किसके अंतर्गत आ रहा है, बी के। देखो और भी एग्जांपल लेते हैं। 1500 किसके अंतर्गत आ रहा है, वो 9999 से 1000 BC के मध्य। तो उसका जो बड़ा वाला पक्ष है, बड़ा वाला नंबर, उसके अंदर से 1500 को घटाएंगे जो दिया गया है हमें, ठीक है। उसको घटाएंगे, जो संख्या आएगी उसके आगे बी लगा करके लिख देंगे, वो सीधा सीधा कॉलम क्लासिफिकेशन में। उस प्रश्न में आपको ये न तो ये सारणी दी जाएगी, ये सारणी आपको स्वयं को याद रखनी है, कुछ नहीं दिया जाएगा, बस सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और भी अभी एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे मान लो 9000 BC को किस प्रकार से दर्शाओगे। देखो 9000 है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, इसी बी के अंतर्गत आता है, 9999 से 1000। इसको किस में से घटाओगे, इसको भी वही 9999 में से घटाओगे तो देखो नंबर क्या बचेगा आपका 999, ठीक है। इसके आगे क्या लगा दोगे आप, तो इसको लिखोगे तो क्या लगाओगे बी 999, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे मान लो मैं कहूँ अगला एग्जाम्पल लूँ कि 500 BC को किस प्रकार दर्शाओगे, 500 BC को किस प्रकार से दर्शाओ। अब देखो 500 BC है, वो किसके अंदर जाएगा, 999 से 1 के अंदर कर दिए, सी बी में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, सी। क्योंकि जो 500 है वो 999 से लेकर 1 के बीच में आता है। अब देखो ये किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। तो सी का जो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 999। तो इसको किस में से घटाओगे, 999 में से, ठीक है। तो 999 में से कितना माइनस करोगे, 500 माइनस करोगे तो कितना बचा, 9 बचा 4। इसको दर्शाओगे किससे, देखो ये हमने सी में से लिया ना, तो सी में से लेने, सी इसके आगे कौन सा लगा दोगे, C499, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबर बनेगा। इसी प्रकार मतलब कि एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि, और पुटअप होंगे तो अधिकांश BC वाले जो ईसा पूर्व वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट सीधा सीधा कर देते हैं, सीधा सीधा नंबर जोड़ते हैं, वैसा नहीं करना है। इसका जो बड़ा वाला पक्ष है उसके अंदर से घटा करके फिर नंबर बनाना है। और भी फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं, जैसे आप इसकी जगह 9000 की जगह 900 कर लो आप, ठीक है। तो देखो 9000 की जगह 900 करोगे तो 900 किसके अंतर्गत आता है, सी के अंतर्गत आता है। तो सी के 999 में से क्या घटाओगे, 900 घटाओगे, ठीक है। तो 900 घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 900 घटाओगे तो 9 में 0 गया तो 9, ठीक है, 99 बचेगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से दर्शाओगे, C99, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से स्टूडेंट, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ईसा पूर्व के समय को किस प्रकार से दर्शाना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से उसका आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं इस अगले डी के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, हम जाते हैं डी के ऊपर। जो ये डी वाला जो पक्ष है वो किसके अंतर्गत आता है, वो ईसा के बाद के काल के अंतर्गत, ठीक है। ईसा के बाद के काल के, ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद का काल। ईसा के जन्म के बाद के काल को है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ईस्वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में AD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो डी वाला जो मेन जो ये पक्ष है उसके अंतर्गत कितना, एक से लेकर के 999, मतलब कुल कितने वर्षों का जो है इसके अंदर समावेश, 1000 वर्षों का। कितने वर्षों का है, 1000 वर्षों का। मतलब बोले तो कितनी 10 शताब्दियाँ, क्या बोल सकते हैं, 10 शताब्दियाँ हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। 10। अब देखो इसको मतलब कि
इसका नंबर कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसका नंबर बनाने के लिए देखो डी के अंतर्गत 1000 वर्ष है, तो 1000 वर्ष के अंदर 10 शताब्दियां हैं, और 10 शताब्दियों को अगर हम बांटे, इसको डी को जैसे डिवाइडेशन करें तो D0, D1, D2 इस प्रकार से करें तो D0 का मतलब हो क्या होगा, देखो D का मतलब 1000 वर्ष है, तो D0 का मतलब होगा एक शताब्दी, मतलब प्रथम शताब्दी। ठीक है, क्या होगा, प्रथम शताब्दी। ठीक है, अब प्रथम शताब्दी के अंतर्गत बात करें तो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत क्या होगा, प्रथम शताब्दी के अंतर्गत होगा 0 से लेकर के 99 वर्षों तक का जो समय है वो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत आएगा। इसमें आता है द्वितीय शताब्दी। क्या आता है, द्वितीय शताब्दी। ठीक है, द्वितीय शताब्दी में होता है 100 से लेकर के 199 वर्षों तक का। ठीक है, इसी प्रकार D2 D कहाँ तक चलेगा, ये D9 तक चलेगा। ये होता है 10वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 10वीं शताब्दी। ठीक है, अब 10वीं शताब्दी के अंतर्गत बात करते हैं तो वो कौन सा आता है, 999 तक आता है। ठीक, कहाँ से लेकर के 900 से लेकर के 999 तक का जो समय आता है वो 10वीं शताब्दी D9 के अंतर्गत आता है। अब देखो इस D0 का भी आगे डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो D0 के अंतर्गत अब देखो पहले D के डिवाइडेशन किया हमने, D को बांटा 1000 वर्षों के अंतर्गत, तो 1000 वर्षों के अंतर्गत कितनी 10 शताब्दियां बनेगी। तो D0 में प्रथम शताब्दी, D1 में दूसरी शताब्दी, D3 D2 में तीसरी शताब्दी, इस प्रकार से चलेगा ये। तो अब देखो इस D0 को बांट रहे, D0 के अंतर्गत क्या है, 100 वर्षों का समूह है। ठीक है, तो इसको बांटते हैं तो D0 के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो ये कितने वर्षों को रिप्रेजेंट करेगा कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दशक। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रथम दशक को रिप्रेजेंट करेगा। प्रथम दशक की बात करें तो 0 से लेकर के 9 जो वर्षों का समूह है उसको D00 रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें D01 की तो वो करता है द्वितीय दशक को, इसको द्वितीय दशक को। अब द्वितीय दशक में बात करें तो 10 से लेकर के 19 वर्षों का समूह। ठीक है, इसी प्रकार करते जाएंगे तो देखो D09 आएगा, वो कौन से, देखो 10वां जो दशक होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो 10वें दशक के अंतर्गत क्या आएगा, वो आएगा 90 से लेकर 99 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ तक हमने क्या कर लिया, डिवाइडेड कर लिया है। तो देखो D है, D में है 1000 वर्ष, D0 में है एक शताब्दी, D00 के अंतर्गत है एक दशक। ठीक है, अब इस दशक को भी क्या करेंगे, हम डिवाइडेशन करेंगे। तो जब इस दशक का डिवाइडेशन करेंगे तो D001। ठीक है, तो इस D001 का मतलब होगा कौन सा, 1 ईस्वी। ठीक है, अब देखो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा ही आता है कि 1 ईस्वी को कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार किससे दर्शाएंगे। ठीक है, तो किससे दर्शाओगे, D001 से। ठीक है, अब स्टूडेंट वहां पर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो बीच में आ रहे हैं। देखो D के बीच में कितने जीरो, 2, तो इन 2 जीरो की जगह 1 शून्य कर देते हैं। ठीक है, कि D01, क्योंकि अभी आगे चलोगे आप M के अंतर्गत, N के अंतर्गत, तो वहां पर 3 जो वर्ड होते हैं, 3 वर्डों से क्या होता है, एक ईयर को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो ये D वाला में जो D वर्ग है इसके अंतर्गत हमेशा 4 अक्षरों से मिलकर के एक ईयर बनता है। ठीक है, कितने, 4 अक्षरों से। देखो अब मैं आपको बताता हूँ 4 अक्षरों। देखो पहले है D को 1000 वर्ष रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D0 को एक शताब्दी से, फिर D00 को एक दशक से, और D01 को एक मतलब कि प्रथम ईस्वी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रथम ईयर। अब देखो प्रथम जो ईस्वी है, जो प्रथम ईस्वी है उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, D001। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोलूं कि 10 ईस्वी का नंबर क्या बनेगा, तो 10 ईस्वी का नंबर बनेगा, 10 AD का नंबर क्या बनेगा, D010। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोलूं कि 115 ईस्वी का नंबर क्या बनेगा, कितने का, 115 ईस्वी का, तो D115। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको, एग्जाम की दृष्टि से अगर आपको देखना है तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो उनके बीच में एक जीरो लगाओ, और अगर 3 अंकों की संख्या है तो बिना जीरो के सीधे D के साथ लिख दो। इसका शॉर्ट मेथड है। देखो 2 अंकों की संख्या है 10, इसके बीच में एक जीरो लगाया। इसी प्रकार देखो इसका एक और प्रकार देख लेते हैं। जैसे मान लो 22 AD है,
तो 22 डी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, D0 22। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक मैंने बताया जो। अब देखो इसके बाद बात करते हैं इन मेन क्लासेस की। डी के बाद में जो ई मेन क्लास है, ई है, उसकी बात करते हैं। ई के अंतर्गत देखो क्या आ रहा है, ई के अंतर्गत आ रहा है 1000 से लेकर के 1099 तक। इसमें थोड़ा इजी मेथड है। और इसके बाद की जितने भी जो ये नंबर हैं, जितनी भी अंक हैं, जो जितने टाइम आइसोलेट हैं, उन प्रत्येक टाइम आइसोलेट है वो कितने वर्गों को, कितने समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 वर्षों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आगे जो है सभी में यही मेथड, ई वाला मेथड चलेगा। तो देखो इसमें देखो दशक में बांटेंगे पहले इसको, तो ई0 का मतलब होगा कि 1000 से लेकर के 1099 का जो प्रथम दशक है उसकी बात होगी, प्रथम दशक। अब प्रथम दशक में कौन सा आएगा, 1000 से लेकर के 1009 तक। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा ई0। ठीक है, इसके बाद में जो है ई1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, द्वितीय दशक को। ठीक है, द्वितीय दशक को। अब द्वितीय दशक में क्या आएगा, देखो द्वितीय दशक के अंतर्गत क्या आएगा, उसमें आएगा 1010 से लेकर के 1029। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे तो मतलब कि चौथा दशक, पांचवा दशक, छठवां दशक, सातवां दशक, आठवां, इस प्रकार से पूरा जो है 1099 तक चलेगा। ठीक है, तो जो इस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक ईयर को कितने अंकों से रिप्रेजेंट करेंगे, तीन को, दो जो अंक है उसको कर रहे हैं दशक से, तो 3 को करेंगे, 3 संख्याओं से किसको करेंगे, 1 वर्ष को करेंगे। देखो ई0 ये तो कितना हो गया, पहला दशक हो गया। और इस ई0 के आगे अगर मैं 1 लगा देता हूं तो वो कौन सा हो जाता है, पहले दशक का पहला वर्ष। ठीक है, ई0 का मतलब पहला दशक, ई0 के आगे अगर मैंने 1 लगाए तो पहले दशक का पहला वर्ष। मतलब बात होगी 1001 को अगर दर्शाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ई01 के अंतर्गत आएगा। यदि 1002 को दर्शाएंगे तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, ई02 के अंतर्गत दर्शाएंगे। इसी प्रकार यदि 1010 को दर्शाना हो तो ई10 से दर्शाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखो क्वेश्चन आता है वो अधिकांशतः आता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नंबर क्या बनेगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जन्मदिन का नंबर क्या बनेगा, मेलविल ड्यूई के जन्मदिन का नंबर क्या बनेगा। अधिकांशतः है वो इसी प्रकार से वर्गाकार जो है वो क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए देखो क्या करना है आपको, इसमें आपको देखो रंगनाथन जी है, उनका जन्म कब हुआ था, रंगनाथन जी का हुआ था 1892 में। ठीक है, अब देखो 1892 के लिए कौन सा टाइम आइसोलेट यूज होगा, 1892 के लिए देखो टाइम आइसोलेट होगा एम वाला। ठीक है, देखो 3 संख्या है, 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक मिलकर 1 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये एम के अनुसार जो एम टाइम आइसोलेट है उसके अनुसार रंगनाथन का जो है जन्म वर्ष है वो निकाला जाएगा। तो उसके लिए 1800 के लिए एम यूज करते हैं और एम के आगे कितना लगा देते हैं 92, तो ये क्या हो जाएगा, रंगनाथन का जन्म ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो मेलविल ड्यूई है उनका जन्म पूछा जाता है, तो मेलविल ड्यूई का जन्म है वो कब हुआ था, वो था 1851 में। ठीक है, 10 दिसंबर 1851 को मेलविल ड्यूई का जन्म हुआ था। तो मेलविल ड्यूई के लिए देखो ये भी इसी एम के अंतर्गत आएगा, 1800 से लेकर के 1899 तक। तो इसका नंबर बनेगा, देखो 1800 के लिए क्या है एम, 51 के लिए क्या लगा देते हैं, 51 लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर जैसे मान लो ये पूछ सकते हैं कि भारत का जो आज़ाद हुआ था उसका जो नंबर है वो टाइम आइसोलेट के अनुसार, कोलन क्लासिफिकेशन के टाइम आइसोलेट के अनुसार क्या नंबर बनेगा। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर। ठीक है, तो 1947 किस टाइम आइसोलेट में जाएगा, एन में जाएगा। ठीक है, एन के अंदर अगर आता है 1900 से लेकर के 1919, तो 1900 के लिए एन का यूज करेंगे और 47 ऐसा कैसा लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है इन टाइम आइसोलेट से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला याद रखना है ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व में जो है रंगनाथन ने ईसा पूर्व से जो है टाइम आइसोलेट की गणना के लिए कौन सी विधि दी है, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छी तरीके से याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है ईसा पूर्व के समय की गणना के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर जो जितने टाइम आइसोलेट दिए हैं उनके अंतर्गत देखो ओ वर्ड नहीं आ रहा, ये देख रहे होंगे। तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि एन वाला याद रखते हैं कि एन का है जो 1900 से 1999 आता है, उसके बाद सीधा ओ कर देते हैं।
लेकिन ओ है उसका प्रयोग टाइम आइसोलेट के अंतर्गत नहीं किया गया है। कारण ये होता है कि ओ और ये जो जी संख्या होती है शून्य, जब इनको लिखते हैं तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये टाइम आइसोलेट है या वो कुछ मेन क्लास और लिटरेचर मेन क्लास है। तो इस कारण से रंगनाथन जी ने ओ जो है उसका प्रयोग नहीं किया है, एन के बाद सीधा पी का प्रयोग किया है। और जो ईसा पूर्व का काल है वो हमेशा ये देखना है कि वो कौन से आइसोलेट के अंतर्गत आ रहा है। तो जिस टाइम आइसोलेट के अंतर्गत जा रहा है उसकी जो बड़ी वाली संख्या उसमें से घटा करके लिखना है। डी वाले का है उसमें 4 जो अंक होंगे वो एक वर्ष को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रथम ईस्वी के लिए क्या करोगे, D001 करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आगे की जो चर्चा करते हैं वो करते हैं परिसीमित समय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, परिसीमित समय के बारे में। चलो इसके बाद जो आगे है परिसीमित समय है, भविष्य काल, भूतकाल, इसके बारे में आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।